हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये 10वीं की किताब है एनसीईआरटी और पार्ट 5 है, भाग 2 है कृतिका। इस पार्ट 5 है, पार्ट का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके जो लेखक हैं वो है अज्ञेय जी। कहते मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसे का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, बहुत छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन मालूम पड़ता है। सही उत्तर दे पाऊँगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो लेखक के आंतरिक मन यानी कि उनके मन की बात है। ये उनके दिल से संबंध रखता है ये क्वेश्चन, ये प्रश्न। तो उन्हें कहते हैं कि अगर उनमें से कुछ को स्पर्श किया जाए, जो विशेष रूप से जिसके बारे में जानना हो, तो हो सकता है कि इसके उत्तर मिल जाए। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। और कहते हैं पहला जवाब तो ये है कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ कि मैं लिखता क्यों। क्या मुझे बिना लिखे उत्तर नहीं मिल सकता? वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। अब बोलते हैं कि सबसे सच्चा प्रश्न उत्तर यही है कि लेखक अभ्यंतर यानी जब शुरू करता है तो उनकी व्यवस्था पहचान मालूम पड़ती है कि किसके कारण लिख रहे हैं, किस वजह से लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, और उससे वो क्या हो जाते हैं, लिखते ही उनकी मुख उससे मुक्त हो जाती, मतलब उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे वो लिख के और वो कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लोग कृतिकार नहीं होते। अब जो है सभी लोग क्या होते हैं, कृतिकार तो नहीं होते। कृतिकार यानी कि सब में ये कला नहीं होता है, न उनका सब लेखन की कृति होता है, और न ही सबका एक तरह का लिखने का तरीका एक होता है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिया जाता है, संपादकों से आग्रह, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। अब क्या होता है कि एक तो ये भी रहता है कि उनके लेखक के बारे में पता चलता है कि क्यों लिख रहे हैं। दूसरा सबसे क्या होता है, आग्रह करना पड़ता है कि व्यवस्था होती है उनको, संपादक से आग्रह करना, प्रकाशक के पैर पड़ना, मतलब तकाजे मतलब कि उससे आग्रह करना, और आर्थिक आवश्यकता रहती है, जो कि उन्हें किताब छापने के लिए पैसे लगते हैं, वो सब रहते हैं, वो उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वही एक व्यवस्था रहती है उनकी। पर एक कृतिकार की ईमानदारी भी इसमें क्या होती है, सामने आ जाती है कि वो कौन सी कृति किस प्रेरणा से लिख रहा है, किस प्रेरणा को वो फल है, किस वजह से लिख रहा है, उनको क्या ऐसा हुआ उनके साथ जो उनके यह लिखने की ज़रूरत पड़ गई है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुसार का महत्व बहुत होता है।
अब क्या होता है, कीर्तिकार के स्वभाव और आत्मानुसार की महत्व जो है बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव हैं कि होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी लेखक होते हैं जो कि बिना किसी बाहरी मदद से, अंतरात्मा से तो उनकी जो मदद मिल ही रही होती है, लेकिन जब तक बाहरी मदद न ले, किसी का किसी से न ले बातें, कि तब तक उन्हें लिख नहीं पाते हैं। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। अब किसी और के जीवन की बात पे लिखना शुरू करते हैं, किसी के बारे में अगर लिखना शुरू कर देते तो क्या होता है, उनसे उनकी अपने भीतर की जो व्यवस्था होती है वो स्पष्ट हो जाती है। कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौना पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। अब उनके अंदर की भावनाओं की ठीक वैसा ही तुलना किया गया है जिस तरह से हमें सुबह नींद खुलती है और तब जब तक हमें उठने का मन नहीं करता जब तक कि हमारा अलार्म जो होता है, घड़ी का अलार्म जो है वो तब तक बज ना जाए। इस प्रकार वास्तव में कीर्तिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हो जाता है, नहीं हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, बाहरी दबाव पे उनका जो जीवन है, अंदर की जो भावना, वो समर्पित नहीं होता है। उसे केवल सहायक यंत्र की तरह काम में लाया जाता है। बस उनसे मदद मिल जाती है बाहरी की दुनिया से, इसीलिए उसे काम में लाया जाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूँ तो कहूँ कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब क्या होता है कि बाहरी से तो मदद लेके लेखक लिख लेते हैं, लेकिन जो लेखक लिख रहे हैं अज्ञा जी, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से मदद लेने के लिए। वो कहते हैं कि अगर अलार्म वाली तुलना की जाए यहाँ पे, तो अगर मेरी आंखें खुलती है सुबह उठने के लिए, मन में मैं ठान लूँ कि मुझे इतने बजे उठना है और उससे पहले आंखें खुल जाती है अलार्म बजने से पहले, तो मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद अलार्म अगर बज भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा हानि नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। अब जो अंतर मन में जो हलचल होता रहता है उसे व्याख्यान करना, उसे समझाना, उसे प्रस्तुत करना किसी और के सामने बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या वह नींद नहीं होती क्या वह नींद नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होगा। अब वो कहते हैं कि क्या वह, अगर हम बताएं कि यह नींद की तरह होती है, कि हमें नींद आती रहती है लेकिन कुछ बातों की वजह से हमें नींद गायब हो जाती है, या फिर हमें उठने का मन नहीं होता सुबह, तो कोई बड़ा कठिन काम नहीं होगा। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे भी था। अब कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं एक कविता की, तो बताते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, यानी विज्ञान का छात्र हूं, और मैं विज्ञान की ही शिक्षा मुझे नियमित रूप से मिली है, यानी कि हर समय मुझे विज्ञान की ही शिक्षा मिली है। अणु क्या होता है, रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन कैसे करते हैं विज्ञान में, उससे सीढ़ी तक कैसे पहुंचा जाता है जहां अणु का भेदन संभव हुआ है, वहां रेडियम धर्मिता का क्या प्रभाव होता है। इन सब का पुस्तकीय यानी किताबी भाषा और सैद्धांतिक जो उन्हें समझ में आया, उनसे वो मुझे ज्ञान तो उनको था ही, फिर भी जब वो हिरोशिमा और में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े। लेकिन ये सब तो उनको पता था कि अणु क्या होता है, कैसे होता है, उसकी किताबी भाषा भी और सैद्धांतिक पर भी उन्हें पता था। लेकिन जब हिरोशिमा में
बम गिरता है तब वो समाचार वो पढ़े थे और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। अब कहते हैं कि जब उन्हें हिरोशिमा में जब बम गिरा था, अणु बम गिरा था, तब उन्हें पता था, तब उन्होंने समाचार पढ़े थे। इस प्रवृत्ति का विवरण को पढ़ते रहते थे। उसके प्रभावों से उनका ऐतिहासिक प्रमाण सामने आ गया। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति उनको विद्रोह का स्वभाव था उनका, कि उनके प्रति विद्रोह किया जाए, कि विज्ञान को क्यों दुष्प्रयोग किया जाता है, क्यों उसका फ़ायदा उठाया जाता है। उन्होंने लेख में भी लिखा था, अनुमति के स्तर पर व्यवस्था होती है, वह बौद्धिक पकड़ की बात करते हैं। उनके तर्क संगति से अपनी अलग होती थी उनका, इसलिए कविता के विषय में नहीं लिखे। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे। अब उसमें बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र में बम फेंक देते थे सैनिक, जिससे क्या होता था, बम फेंकने के कारण वो ब्लास्ट होता था बम, और मछलियों की तादाद क्या होती थी, मरने की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव इस अपव्यय से जो व्यवस्था भीतर उमड़ी थी, वह उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा यथार्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सकता था। अब बोलते हैं कि जब तक उनको ब्रह्मपुत्र में बम फेंक के हजारों मछलियों की जान ले लेते थे, लेकिन जब तक उनकी आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, तब तक क्या होता था, जीव का अवयव व्यवस्था पे उनके अंदर में बहुत ही हलचल मचाती थी कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्या मिलता है ऐसा करके। उनके एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यथर्थ जीवनाश का अनुभव जो मछलियाँ मरते थे उसमें बम फेंकने पे ब्रह्मपुत्र में, उनका अनुभव तो वो बहुत ही भली भांति करते ही थे कि कैसे जीव की विनाश हो रहा है। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ की आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अब उन्होंने रेडियम पदार्थ का जो हमला किया गया था जापान में हिरोशिमा के, तो वो उससे कितने परेशानी हुई थी लोगों को, वो भी उन्होंने देखा था। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव तो बहुत हुआ कि इस तरह से बम गिराया जाता है, ऐसे इसलिए गिराया जाता है, लेकिन उनके अनुभव से अनुभूति जो मिलती है वो बहुत ही गहरी चीज़ होती है, बहुत ही अंदर दिल को छूने वाली चीज़ होती है, कम से कम कीर्तिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कीर्तिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। अब क्या है, एक कीर्तिकार के सामने ये सारी चीज़ें ऐसी सारी चीज़ें होना, बम फेंकना, मछलियों का जान जाना, इस तरह से उनके अंदर दिल को बहुत ही छू जाता था। ऐसा लगता था जैसे कितने लाखों करोड़ों उन्हें कांटे चुभे जा रहे हो। लेकिन जो उन्हें अनुभूति मिलती थी, उनको जो सराहना मिलती थी मछलियों के लिए, वो बहुत ही अलग होता था। एक एहसास जताना कि ओह इतना दुखद हुआ, और ऐसा अनुभव करना वो बहुत ही अलग होता है। तो जो कीर्तिकार थे, जो लेखक हैं, वो कीर्तिकार हैं और उनको यही अनुभव हो रहा था कि वो मेरे आँखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है।
अब जिस मछली को उसमें परेशानी नहीं हुई, जिसको तकलीफ़ नहीं हुई, उस फिर भी दिल में ये सोच आ जाती कि ओह उस सबको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितनी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, वो कैसे छटपटा के अपनी जान दी होंगी। तो वो जो अनुभूति होता है वो ना देखने के बावजूद भी क्या होता है, अंदर ज्वलंत प्रकाश मन में, आत्मा में सामने आ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्या। और जो बम फेंकते हैं, जो बम फोड़ते हैं, उनसे क्या हो जाती है, नफ़रतों जैसे हो जाती है खुद में। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। अब हिरोशिमा में जो उनके सामने हुआ भी, वो भी इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि वो जो उनके सामने अनुभूति जो थी, उनकी जो प्रत्यक्ष कसर थी, वो सारी क्या चाहती थी, वो एक दिन पूरी कसर हो रही थी, उन्हें अनुभूति महसूस हो रही थी। फिर भी एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए अ, एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी बिजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा। अब वो देखते हैं कि एक पत्थर पे बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े थे, सड़क पे, जिससे उन्हें ये एहसास होता था कि कितनी उसमें विस्फोट हुआ है। वो जहाँ तक बिजली की छाया आई, जो बिजली की छाया आती थी, जहाँ तक उसका विस्फोट हो रहा था, तो वहाँ पे वो क्या होते, एकदम चुपचाप खड़े होके देखते रह जाते। विस्फोट का समय उन्हें कोई खड़ा बस वो स्टैचू बने मूर्ति की तरह खड़ा हुआ रह जाते थे। और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ के किरणें उसमें रुद्ध हो गई। और जो वो बस देखते रहते, जिस तरह से बिजली चमकती है तो किस तरह से आपस में फिर थोड़ी देर में बंद हो जाता है। वो तो प्राकृतिक बिजली होती है, लेकिन जब ये जो मानव निर्मित बिजली कड़कती है, जब वायर होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो विस्फोट जो होता है वो क्या होता है, वो खंभे की तरह एकदम से अचानक से क्या होता है, वो चमकती हुई उसमें क्या होता है, बर्बादी का रास्ता, विस्फोट होता रहता है। जैसे लगता है जैसे कि असलियत में बम फूट रहा हो। वो रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें को वहीं पे रुद्ध हो गई। देखते हो जो आसपास में आगे की वो क्या हो, पत्थर की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिससे पत्थर क्या हो गया था, झुलस गया था। और उन्हें पत्थर पे क्या दिख रहा था, एक मनुष्य की अटकी हुई चित्र उस पर उभर कर दिख रहे थे। अटके हुए उन्होंने भाप बनाकर खड़ा कर दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसी पत्थर पर लिखी गई। और जिस तरह से पत्थर पर स्टैचू की तरह को खड़ा कर दिया गया, वो वहाँ पे नज़र आता था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस पर क्या करा, लिख दिया हो। जब उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। जैसे उन्होंने उस मनुष्य की छाया को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा है। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य का उग आया और डूब गया। उनके सामने क्या हुआ कि सूरज का, ऐसा लगा जैसे कि सूरज का अचानक से एक रोशनी निकली और क्या हुआ, तुरंत ही अस्त हो गए सूरज, यानी तुरंत ही डूब गए और डूबा ही रह गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब क्या होता है कि अनुभूति जो उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ, विस्फोट जो उनके सामने नज़रों के सामने होता हुआ जो नज़र आया, वो एक अर्थ में स्वयं का हिरोशिमा का विस्फोट का भोक्ता बन गया। जैसे हिरोशिमा में बम फूटा था तो जैसे आवाज़ें आई थी, जैसे धूल उड़े थे वहाँ पे बम फूटने पे, चिंगारियाँ उग रही थी, उसी तरह से उनको बिजली के खंभे से नज़र आ रहे थे। इसी में से वह विवस्था जागी। भीतर की आकुलता वृद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैंने उससे अपने को अलग कर सका। और फिर धीरे धीरे जैसे उनके अंदर की व्याकुलता हो गई, अंदर उन्हें बहुत ही व्याकुल होने लगा उनका मन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी नुकसान हो रहा है,
किसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, इस तरह के उनके मन में ख़्याल आते रहे और उस संवेदना को क्षेत्र में फैल गया और धीरे धीरे अलग होते होते तब जाकर अचानक से क्या हुआ, उन्हें अपने दिल को संतुष्टि मिली, यानी कि थोड़ा सा उन्हें राहत मिली। अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। हिरोशिमा में उन्होंने एक कविता लिखा। हिरोशिमा में वो जापान में थे तब नहीं लिखे, जब जापान आने लगे, जापान से लौट रहे थे रेलगाड़ी में, ट्रेन में, तब उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे क्या करे, एक कविता लिखे। यह कविता अच्छी है या बुरी मुझे मतलब नहीं। अब उन्होंने कविता किस पे लिखा, कैसा है कविता, वो उन्हें पता नहीं, अच्छी है बुरा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। जो उन्होंने अनुभूति की विस्फोट होने पे, हिरोशिमा पे जब बमबारी हुआ था जापान में, तो जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्हें अनुभूति हुई, जो उन्हें लगा, तो उन्होंने वही सारी चीज़ें महत्व दी और उसी को कविता में लिखा। तो सच इसमें कहने का यथार्थ ये है कि लेखक लिख भी रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्यों लिख रहे हैं। और जब वो जैसे बम विस्फोट होता है तो उसी तरह से वो बिजली की खंभा में उनके बिजली चमकती है, वहाँ पे विस्फोट नज़र आते हैं, तो वो उसी सब की तुलना करते हैं कि किस तरह से समुद्र में फेंक दिए जाते हैं बम, हजारों लाखों मछलियों की बर्बादी कर दी जाती है, बेवजह मार दिए जाते हैं, बेवजह उसको मार दिए जाते हैं, उनको कोई असर नहीं होता है। कहते हैं कि किसी भी तरह का उनके कोई मतलब नहीं होता, मेरी कविता अच्छा लगे या बुरा लगे किसी को, पर भी उनका जो महसूस हुआ, उनकी जो दिल को छुआ, जो चीज़ें दिल में जो उनको तकलीफ़ें हुई, कैसे नुकसान पहुंचा प्रकृति को भी, जीव को भी, तो वो चीज़ वो अपने कविता में लिख देते हैं, वो उनके निकट की बात होती है। तो आपको कैसे लगे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।